क्लास 11 वर्ल्ड हिस्ट्री, विषय 7 बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। अब हम लोग बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पिछले वाले चैप्टर में आपने ये देखा 3 वर्ग को पढ़ा था, और इस विश्व इतिहास में प्रायः हम यूरोप के बारे में पढ़ रहे हैं, उत्तरी अफ्रीका के बारे में पढ़ रहे हैं और मध्य एशिया के बारे में जान रहे हैं कि किस तरह से इन महाद्वीपों में और इन महाद्वीपों में स्थित जो देश हैं उनका संबंध भारत के साथ व्यापार के तौर पर स्थापित हुआ था। अब मैं थोड़ी सी बात यहाँ कहना चाहूँगा। मैं फिर से आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि व्यापार का आगमन कैसे हुआ। जब आपके घरों में आवश्यकता से अधिक मात्रा में अन्न का उत्पादन किया जाने लगा तो लोग अपने अन्न को, अपने वस्तु को एक दूसरे के यहाँ बेचने लगे। पहले यह बेचने की प्रक्रिया आदान प्रदान होता था, यानी वस्तु के बदले वस्तु लेना और वस्तु के बदले वस्तु देना। परंतु जब सभ्यता विकसित की ओर आ गया, यानी एक विकसित सभ्यता में लोग पहुंच गए जहां पैसे कौड़ी का आगमन हो गया, अब यही प्रक्रियाएं मुद्रा के रूप में चलने लगी। पहले लोग गांवों में बोल बोल करके, पैदल माथे पर टोकरी लाद लाद करके और अपने सामानों को बेचा करते थे। धीरे धीरे जब उनमें बुद्धि आई तो वे एक निश्चित जगह पर, गांव से दूर हट करके एक निश्चित जगह को फिक्स किया और वहां पर लगाना शुरू किया। दरअसल वह जो छोटे समूह के रूप में वस्तुओं का जहां अदला बदली होता था उसे हम हाट के नाम से जानते हैं। यही हाट आगे चलकर एक छोटी बाजार के रूप में विकसित हो गया। हाट का बृहत रूप बाजार कहलाता है। अब यहाँ पर वस्तुओं की लेन देन और अदला बदली बड़े पैमाने पर होने लगा। फिर यही बाजार गांव से थोड़ी दूर इलाके में बसने लगे, क्योंकि उनको एक फैलाव के लिए जगह चाहिए, गोदाम के लिए जगह चाहिए, सामान को रखने के लिए चाहिए, व्यापारियों को रहने के लिए घर चाहिए और उनके पूजा वर्शिप के लिए मंदिर चाहिए, ठीक है, फिर शिक्षा के लिए चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जहाँ पर बसने लगे और व्यापारी लोग जब एक जगह पर रहने लगे तो वह एक शहर बसने लगा। लेकिन कैसा शहर? तो बाजार में शहर। अब यही प्रक्रियाएं बाजार में जो शहर बसने लगे तो ये एक व्यापारिक गतिविधि का केंद्र हो गया। लेकिन व्यापारिक गतिविधि का यहाँ पर केवल यही केंद्र नहीं हुआ। अब यहाँ जरा सोचिए कि न केवल यहाँ वस्तुओं की अदला बदली हो रही है, बल्कि इसके साथ साथ यहाँ एक शिक्षा की भी व्यवस्था चली आ रही थी, एक धार्मिक कर्मकांड की भी व्यवस्था चली आ रही थी। तो एक व्यक्ति या एक समूह जहाँ रहेंगे वह अपने यहाँ लगभग सारी क्रियाओं को संपन्न करेंगे। वह चाहे सामाजिक क्रिया को संपन्न करे, चाहे राजनीतिक क्रिया को संपन्न करे, चाहे सांस्कृतिक क्रिया को संपन्न करे, चाहे बहुविविध प्रकार के रीति रिवाज को माने। अब यही प्रक्रियाएं एक नगरीय सभ्यता को जन्म दे दिया। हम नगरीय संस्कृति बाद में कहेंगे, चूंकि नगरीय सभ्यता को जन्म दिया। संस्कृति पहले आती है, सभ्यता बाद में आती है। ये हमेशा ख्याल रखेंगे कि संस्कृति पहले आती है, सभ्यता बाद में आती है। और संस्कृति क्या है? तो आपके रहन सहन, खान पान, आपके आराध्य देव कौन है, इन सारे चीज़ों की जो आप मानते हो प्लस क्रियाकलाप करते हो, यही संस्कृति होती है। तो क्षेत्र विशेष में संस्कृतियां बदल जाती हैं और इसी का विकसित रूप सभ्यता में चला जाता है। सभ्यता का विनाश होता है बट संस्कृति का विनाश नहीं होता है। चूंकि एक नगर का विनाश हो जाएगा, उसके बिल्डिंग्स गिर जाएंगे, वहाँ व्यापारिक आदान प्रदान रुक जाएगा, बट जो लोग गांव में रह रहे हैं वहाँ पर वह संस्कृति बरकरार रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से नगरीय संस्कृति विकसित हो रही थी। कहाँ? तो यूरोप के देशों में। अब जरा समझिए कि नगर के लोग अब यह सोचने लगे थे कि गांव के लोगों से वे अधिक सभ्य हैं। तो आज भी आप देख लीजिए कि अगर आप गांव में हैं और कुछ लोग जो बिल्कुल शहर में हैं,
और कुछ लोग जो बिल्कुल शहर और गांव के बीच वाले कस्बे में हैं, जिसको आप ब्लॉक कह डालते हो, ठीक है, तो निश्चित रूप से गांव वाले के पास शहर वालों की तरह सारी सुविधाएं नहीं उपलब्ध है। शिक्षा हासिल करने के लिए आपको गांव छोड़ करके शहर की तरफ जाना पड़ता है, लेकिन एक अच्छी शिक्षा हासिल करने के लिए आपको महानगर की ओर जाना पड़ता है। तो आपके पास जहां अच्छे कॉलेज होंगे वहीं पर आप जाओगे पढ़ने के लिए। फिर हॉस्पिटल सुविधा के लिए आपको जाना पड़ता है। आप काम नहीं करना चाहते हो, आप एक ऐसी काम करना चाहते हो जहां शारीरिक श्रम की आवश्यकता कम पड़े, तो इस केस में आपको अपने गांव छोड़ करके शहर की तरफ रहना पड़ेगा और काम खोजने पड़ेंगे। तो इसीलिए एक मोटो बन गया कि जो लोग शहर में रह रहे थे वे सभ्य थे और जो लोग गांव में थे वे असभ्य थे। तो नगर, खास करके हम यूरोप के संदर्भ में चर्चा करेंगे कि कुछ ऐसे नगर थे जो फ्लोरेंस, वेनिस और रोम, ये 3 नगर आप याद रखेंगे। फ्लोरेंस, वेनिस और रोम, ये दरअसल कला और विद्या के केंद्र बन गए। नगरों को राजाओं और चर्च से थोड़ी बहुत स्वायत्तता मिली थी। मतलब राजा, 3 वर्ग आपने पढ़ा था इससे पहले, एक पादरी, दूसरा राजा और तीसरा अभिजात और सामंत वर्ग और चौथा कृषक वर्ग पढ़ा था। 3 वर्ग तो एक साथ थे, 3 वर्ग तो सुविधा प्राप्त वर्ग थे, चौथा वर्ग जो था वह सुविधा विहीन वर्ग था। आपने देखा कि चौथा वर्ग जो था वह सुविधा विहीन वर्ग था। तो आप कैसे अनुमान लगाएंगे, किस तरह से लगाएंगे कि इन लोगों का जीवन यापन शहरों में उन्नत था? सबसे पहले आपको नगर की ही चर्चा करनी पड़ेगी। नगर की तरफ देखना पड़ेगा बृहत रूप में कि कैसे वे कला और विद्या का केंद्र के रूप में विकसित हुए। अब जरा सोचिए कि नगर को राजाओं और चर्च से थोड़ी स्वायत्तता मिली हुई थी, मतलब सारे चीज के अधिकार उसके मिले हुए थे। राजा उन नगरों पर सारा शिकंजा नहीं कसा हुआ था, मसलन टैक्स को उगाही करने में और टैक्स को इम्पोज करने में, यानी लगाने में। तो नगर कला और ज्ञान का केंद्र बन गया। कोई जानता नहीं था कि नगर ज्ञान और कला का केंद्र बन जाएगा। चूंकि प्रक्रियाएं क्या हो रही थी, तो व्यापारिक गतिविधियां हो रही थी, तो वहां लेन देन के साथ साथ न जाने कितने सारे कलाकारों को संरक्षण मिल गया। आप ये भी पाएंगे कि अमीर और अभिजात वर्ग के लोग कलाकारों और लेखकों के आश्रयदाता थे। वहां के जो भी अमीर लोग थे, ठीक है, और संपन्न परिवार के लोग थे, वे अपने घरों में या फिर अपने महलों में या फिर अपने शहरों में कलाकारों को रखते थे और लेखकों को संरक्षण देते थे। इसी समय एक और नई घटना घटित हुई जो पूरे इस विश्व में एक युगांतकारी घटना को में तब्दील कर दिया, और वह है मुद्रण का आविष्कार, मतलब छापे खाने का आविष्कार। इसने लोगों को, अनेक लोगों को, चाहे वह दूर दराज नगरों में रह रहा हो चाहे देशों में हो, अब ये क्या हुआ, छपी हुई पुस्तकें, बुक उपलब्ध होने लगी। लोग अपने आप को आधुनिक विश्व की तुलना यूनानी व रोमन और प्राचीन दुनिया से करने लगे थे। अब यह माना जाने लगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार अपना धर्म चुन सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यह एक ऐसे जगह पर हो रहा है जहां ईसा मसीह का विचार प्रचलित हो, ईसाईयत मत प्रचलित हो, और वह अपनी कुपमंडुकता से बाहर निकल रहा है, वह अपनी धर्मांध प्रकृति से बाहर निकल रहा है, वह अपनी गलत क्रिया कर्मकांड से बाहर निकल रहा है और एक खुले विचारों को अपना रहा है, और पूरी दुनिया को वह एक जैसा देखने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में लोगों को और क्या ज़्यादा प्रश्रय चाहिए? तो लाजमी है कला और ज्ञान का प्रश्रय चाहिए। यही वो चीज है जो अंधियारे को दूर करता है, जो अंधियारे से उजाले की ओर ले जाता है।
तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपना धर्म चुन सकता है। चर्च के पृथ्वी के केंद्र संबंधी विश्वासों को वैज्ञानिकों ने गलत सिद्ध कर दिया। अब आगे देखेंगे, जरा बारीकी से ध्यान से आप सुनना मेरी बातों को कि होने वाला क्या है आगे। चूंकि वे अब सौर मंडल को समझने लगे थे। कौन? चर्च के पृथ्वी के केंद्र संबंधी विश्वासों को वैज्ञानिकों ने गलत सिद्ध कर दिया। यानी चर्च का अनुमान था, पता है क्या? चर्च पहले यह कहा करता था कि सूर्य जो है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। सूर्य किसके चारों ओर घूमता है? पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। अब समझिए जरा कि चर्च कितनी गलतफहमी में सोच रहा था। मैं इसको आगे बतलाऊंगा कि सही क्या होगा। अब मुझे आप लोग बताइए कि सही क्या होना चाहिए। कहता है कि नवीन भौगोलिक ज्ञान ने इस विचार को उलट दिया कि भूमध्य सागर विश्व का ही केंद्र है। अब दूसरा फैक्ट है आपके पास। चर्च एक अंधविश्वास में जी रहा था कि सौर मंडल का केंद्र पृथ्वी है, सूर्य नहीं है। और दूसरा कह रहा है कि भूमध्य सागर जो स्थित है यहाँ पर, कहाँ? उत्तरी अफ्रीका और यूरोप के बीच में। आप लोग वर्ल्ड मैप को बारीकी से देखेंगे और स्टडी करेंगे, ये ध्यान रखना आप लोग। तो ये जो है भूमध्य सागर विश्व का केंद्र है। तो इस विचार के पीछे यह मान्यता रही थी कि यूरोप विश्व का केंद्र है। हम लोग चैप्टर 8 में देखेंगे। 14वीं शताब्दी से यूरोपीय इतिहास की जानकारी के लिए बहुत अधिक सामग्री, चाहे दस्तावेज हो, चाहे प्रिंटेड बुक हो, चाहे चित्र हो, मूर्ति हो, भवन हो या वस्त्र हो, इन सब से मिलती है, जो यूरोप और अमेरिका के अभिलेखागारों, मतलब दैट मीन्स कहो संग्रहालय में रखा हुआ है। ठीक है, रिकॉर्ड में रखा हुआ है। 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने रेनेसा शब्द, रेनेसा दैट मीन्स पुनर्जन्म, पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया। आप इसको ध्यान से रखेंगे, ध्यान से आप याद रखेंगे कि रेनेसा शब्द क्या है। शाब्दिक अर्थ इसका होता है पुनर्जन्म। तो हमारे हिंदू धर्म में भी ये मान्यता है पुनर्जन्म की। मतलब आदमी की जब मौत हो जाती है तो वह फिर से किसी न किसी जीव में जन्म ले लेता है। अब पता नहीं कैसे ये भावना आ गई, जो हमारे गॉड के करीब अपने आप को समझते हैं एक विशेष वर्ग वाले लोग, पता नहीं कभी वे शायद गए होंगे मिलने के लिए, तभी वे जान रहे होंगे। लेकिन आज तक ये सिर्फ धारणा में ही चला आ रहा है। और हिंदी में हम इसे कहते हैं पुनर्जागरण। मतलब पुनः, फिर से जागना, फिर से एक नई क्रांति की तरफ जाना, फिर से एक नए विचारों को ग्रहण करना। और क्या? तो जहां किसी भी प्रकार का संकोच ना हो, जहां किसी भी प्रकार की रूढ़िवादी परंपराएं ना हो, जहां किसी भी प्रकार के संकीर्ण दिमाग ना हो, जहां किसी भी प्रकार के, आप कह सकते हैं, एक कुपमंडुक दिमाग ना हो, जहां उनके सोचने की शक्ति की क्षमता को सीमित कर दिया जाए। कहता है इस शब्द का प्रयोग जो उस काल के सांस्कृतिक परिवर्तनों को बताता है। अब देखिए, पुनर्जागरण वस्तुतः यहां पर हम सांस्कृतिक परिवर्तन के संदर्भ में पढ़ेंगे। मतलब अपने घर के रीति रिवाज के बारे में। हमारा रीति रिवाज कब से स्टार्ट होता है? सो गया आप पलंग पर सोए या खटिया पर सोए या किस पर सोए, स्टार्ट हो गई है। फिर आपने सो के उठा, क्या क्या काम किया, वो सारी चीज़ें, ब्रश किया, सारा काम किया, फिर आपने स्नान किया। ठीक है, वो स्नान करने के दौरान आप कुएं पर गए या चापाकल पर गए, वो सारी प्रकृति जो है, जितने चीज़ों को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर आपने अपने आराध्य देव की पूजा की, फिर किस तरीके से किया, किस पोशाक को पहन करके किया, फिर अपने खाना पीना बनाने लगे। और जो आप घरों में चूल्हों का इस्तेमाल करते हैं, उस चूल्हे का टाइप क्या था, किससे आप जला रहे हो, ठीक है, किस तरह के आप घरों में रहते हो। फिर आप सालाना जो फेस्टिवल मनाते हो, वह समूह में कौन सा फेस्टिवल मनाते हो,
आप किस देवता की प्रमुख रूप से पूजा करते हो, ये सारी चीज़ें, आप किस विद्या को ग्रहण करते हो और किस विद्या को ग्रहण नहीं करते हो, ये सारी चीज़ें संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। स्विट्जरलैंड के ब्रेसले विश्वविद्यालय के इतिहासकार जैकब बर्कहार्ट ने इस पर बहुत अधिक बल दिया। वे जर्मन इतिहासकार लियोपोल्ड वॉन रोंके के विद्यार्थी थे। कौन? बर्कहार्ट। याद रखेंगे, रोंके ने उन्हें यह बताया कि इतिहासकार का पहला उद्देश्य है कि वह राज्यों और राजनीति के बारे में लिखे, जिसके लिए वह सरकारी विभागों के कागजात और फाइलों का इस्तेमाल करे। ये बात तो 100% इन्होंने सही कहा। देखिए, लोग जागरूक कब होंगे? जब तक हम अपने अधिकार को नहीं समझेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज को नहीं समझेंगे, तब तक हम जागरूक नहीं बन पाएंगे। हमें समाज में एक जागरूक इंसान की भांति रहना है, न कि एक बंद दिमाग की भांति जीना है। किसी के जुल्म को नहीं सहना है, बल्कि किसी के जुल्म का निवारण करना है, इलाज करना है। तो उस इलाज को आप बेहतर तरीके से करने के लिए आपको अपने ज्ञान में वृद्धि लाना होगा, आपको अपनी सोच बदलनी होगी, आपको अपनी कट्टरता वाली सोच त्यागनी होगी। तो ये जो प्रक्रियाएं हैं, यही कह रहा है कि अगर इस तरह की भावना आप एडॉप्ट कर लोगे, तो आप जिस समाज में जी रहे हो और जिस राज्य के अधीन जी रहे हो, आप उस समाज के सरकारी दस्तावेज को देखिए। आप उस राज्य के सरकारी दस्तावेज को देख करके और तब अपने डायरी में लिखिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किसी ने ऐसा किया होगा और करता होगा। मोस्टली मैं क्लास के स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा हूं। तो आप सबों को एक जवाबदेही मैं दे रहा हूं कि सभी अपने पास डायरी रखिए, और तब से जब से आप जान रहे हो, मोस्टली अगर आज से जान रहे हो तो आज से ही आप लिखना स्टार्ट करो। आप उन हालातों को लिखो जिन हालातों के कारण हमारे समाज मजबूत बनते हैं, और आप उन हालातों को भी लिखो जिनके कारण हमारा समाज बिगड़ता है। पक्ष और विपक्ष लिखेंगे तो आप एक निष्पक्ष इतिहासकार कहलाएंगे। पर बर्कहार्ट अपने गुरु के सीमित लक्ष्यों से असंतुष्ट था। उसके दिमाग यहाँ तक काम नहीं कर रहे थे। वह और अधिक सोचना चाहता था और काम करना चाहता था। उनके अनुसार इतिहास लेखन में राजनीति ही सब कुछ नहीं है, और इतिहास का सरोकार उतना ही संस्कृति से है जितना राजनीति से है। एक राजनीति संस्कृति को प्रभावित करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन एक संस्कृति राजनीति को प्रभावित करने में कामयाब कभी कभी नहीं होता है। इस चीज को ध्यान में रखना आप लोग। 1860 ईस्वी में बर्कहार्ट ने द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली एक पुस्तक की रचना की। इसको आप याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। इसमें उन्होंने अपने पाठकों का ध्यान साहित्य पर आकर्षित किया, लिटरेचर्स जो आप लोग हिंदी पढ़ते हो, वास्तुकला पर आकर्षित किया, ठीक है, और चित्रकला पर। वास्तुकला मतलब किसी भी वस्तु का जो नमूने करके या कलाकारी करके कोई अच्छा चीज़ बना लिया, ठीक है, चाहे मूर्ति बनाया, चाहे कुर्सी बनाया, चाहे बड़े बड़े बिल्डिंग में आपने लकड़ी का कलावट, लकड़ी की कला नुमा सजावट आकृति बनाया, ठीक है, तो वह सब वास्तुकला के अंतर्गत आता है। प्लस आप घर को कैसे बनाते हो, ये सब प्रक्रियाएं जो होता है वास्तुकला में आते हैं। और चित्रकला तो आप जान ही रहे हो। तो उन्होंने इसके और ध्यान आकर्षित किया और यह बताया कि 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक इटली के नगरों में किस प्रकार एक मानवतावादी संस्कृति पनप रही थी। ध्यान देंगे, एक मानवतावादी संस्कृति पनप रही थी। कब? तो 17वीं शताब्दी से पहले और 14वीं शताब्दी के बाद, यानी 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच में पनप रही थी। हम लोग कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति बहुत महान होती है, हमारे किताबों में बहुत कुछ लिखा जा चुका होता है, लेकिन हम पीछे कैसे रह जाते हैं? हम उसको न देखने की चेष्टा करते हैं, न खोजने की चेष्टा करते हैं, और हम एक गलत वातावरण में खो जाते हैं, जिसके कारण हम अपने ही अतीत के गौरव को गड्ढे में डाल करके छोड़ देते हैं। यही तो हमारी नाकामयाबी है और यही तो हमारी नाकामी है।
इसी नाकामी के कारण हम आविष्कार की तरफ नहीं पहुंच पाते हैं। खैर, मैं आगे चर्चा करूंगा। उन्होंने लिखा कि यह संस्कृति एक नए विश्वास के आधार पर आधारित थी कि व्यक्ति अपने बारे में खुद निर्णय लेने और अपनी दक्षता, अपनी क्षमता को बढ़ाने में समर्थ है। ऐसा व्यक्ति आधुनिक था, जबकि मध्यकालीन मानव पर चर्च का नियंत्रण था। इसका मतलब स्पष्ट है कि एक समय में चर्च अंधविश्वासों से भरा हुआ था। अंधविश्वास विचार मानते थे, लोगों को आगे बढ़ने के बजाय हतोत्साहित करते थे, मतलब प्रोत्साहित करने के बजाय। समाज में जितने भी व्यक्तियां थी वे चर्च के अधीन काम करने के लिए विवश थे। क्योंकि धर्म के ऊपर बोलना आज के डेट में भी और इससे पहले वाले समय में भी, मतलब आपको कभी कभी बहुत अधिक जब कट्टरता रहे तो आपको मौत की आगोश में सुला देंगे। अब जरा इस बात को सोचिए कि धर्म के खिलाफ अगर आप बोलेंगे तो आप पर कई तरह के आरोप मढ़ दिया जाएगा। लेकिन धर्म का अर्थ इन्हीं लोगों को ये नहीं पता है जो लोग आरोप मढ़ते हैं या गलत आरोप में फंसा डालते हैं किसी भी व्यक्ति को, चाहे वे चर्चा करें उसको भी, चाहे उस आडंबर को त्याग रहा हो उसको भी। दरअसल धर्म का वास्तविक अर्थ है टू सर्व टू ईच अदर, एक दूसरे की सेवा करना, यही धर्म है। अब आप किस धर्म को मान रहे हो? अपनी स्वार्थ पूर्ति करने के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं या समाज सेवा करने के लिए कर रहे हैं? ये दो फर्क को अगर आप समझ जाएंगे, उस दिन आपकी सारी संकट, जो गलत रास्ते में जा रहे हो या गलत सोच है, वह दूर हो जाएगी। क्योंकि तत्परता हमें लानी है, और हमें इसलिए भी लानी है क्योंकि मैं होमो सैपियंस हूँ। मैं फिर से पुराने हिस्ट्री की तरफ जा रहा हूँ कि होमो सैपियंस हूँ, मतलब चिंतनशील प्राणी हूँ। मुझ में बुद्धि है, तभी तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अदरवाइज मैं आज जंगली जानवरों की तरह बानर होते हुए अपना जीवन बिताता। तो जानवर और हमें कोई भेद नहीं रह जाता। इसी बात की चर्चा बर्कहार्ट कर रहे हैं और इसी बात पर कह रहे हैं। तो चर्च ने अपने आप को एक लंबे समय के बाद कैसे सुधारा, इस प्रक्रिया को हम लोग आगे देखेंगे। इटली के नगरों का पुनरुत्थान होना शुरू हो गया, मतलब फिर से उसका जागना, फिर से उसके विकास का होना। दरअसल पश्चिम रोम साम्राज्य के पतन के बाद इटली के राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्रों का विनाश हो गया। पहले से जो रोम साम्राज्य में जितने भी केंद्र थे, जो राजनीतिक केंद्र था इटली में, जो इटली के नगर थे, ठीक है, और सांस्कृतिक केंद्र था, इनका विनाश हो गया। तो लाजमी है यहाँ पर विनाश और निर्माण, ये प्रक्रियाएं चलती रहती है। ये पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा है। एक तरफ विनाश होगा तो दूसरी तरफ निर्माण होगा। ये ब्रह्मांड, ये पृथ्वी ही नहीं, आप पृथ्वी एक फुटबॉल आकार के रूप में रह रहे हो, नारंगी शेप के आकार में रह रहे हो। इससे ऊपर जितना देखते हो, जो आसमान को देखते हो, उस आसमान में न जाने पृथ्वी जैसी बड़ी बड़ी ग्रह और बहुत बड़े बड़े विशालकाय पिंड हैं जिनको हम नहीं नंगी आंखों से देख सकते हैं। वहाँ भी इस प्रकार की प्रक्रियाएं बनती रहती है, बनती है बिगड़ती रहती है, बनती है बिगड़ती रहती है। मोस्टली वस्तुओं के बीच होता है यह हिस्सा। हो सकता है कि वह दूसरे ग्रह में भी जीवित प्राणियां रहती होंगी, लेकिन हमें उसके साक्ष्य नहीं मिले हैं। फिर भी चलिए, बनना और बिगड़ना ये समय की देन है और इसको कोई रोक नहीं सकता है। न हम रोक सकते हैं, न आप रोक सकते हैं। तो झूठी मूठी कहानियों के जरिए हम अपने माइंड को संकीर्ण में क्यों लाएं? इस समय कोई भी एकीकृत सरकार नहीं थी। इटली में भी कोई भी एक निश्चित सरकार नहीं थी, और रोम का पोप, जो अपने राज्य में बेशक सार्वभौम था, चाहे वो सत्ता के मामले में हो, चाहे धार्मिक के मामले में हो। धार्मिक के मामले में पोप के अलावा कोई और कुछ कह नहीं सकता था। पोप की बातों को सारे लोगों को मानना पड़ता था। पोप अगर गलत बातें बोले तो आपको गलत बातें माननी ही पड़ेगी। पोप अच्छी बात कह रहे हो तो आपको अच्छी बात सुननी ही पड़ेगी। और समस्त यूरोपीय राजनीति में इतना मजबूत नहीं था। एक अरसे से पश्चिमी यूरोप का
क्षेत्र समझो सामंती संबंधों के कारण एक नया रूप ले रहा था। तो आपने पढ़ा ना 3 वर्ग में कि किस तरह से सामंत वर्ग लोग किसान वर्ग के लोगों का शोषण करते थे और लाटिनी चर्च के नेतृत्व में उनका एकीकरण हो रहा था। अब सामंत वर्ग के लोग और चर्च के लोग अब ये एक नए ताकत को एकजुट कर रहे हैं। देखिए आगे क्या होता है, मैं बताने के तो अभी मैं आपको पूरा बता दूंगा, फिर आपकी इंटरेस्ट हट जाएगी। इसी समय पूर्वी यूरोप बाइजेंटाइन साम्राज्य के शासन में बदल रहा था। पश्चिमी यूरोप के क्षेत्र में सामंतों के संबंध में एक नया रूप बदलाव आ रहा था। सामंत अपने चरित्र में बदलाव कर रहे थे, अपने रूप में बदलाव कर रहे थे और चर्च के करीब आ रहे थे। ठीक है, चर्च के करीब आ रहे थे। चर्च उनका प्रेयर स्पॉट था, प्रेयर स्थल था, प्रार्थना करने का जगह था, उनके धर्म का महत्वपूर्ण स्थल था। ठीक है, उनके गॉड का वास वाला स्थल था। और इसी समय पूर्वी यूरोप में जो बाइजेंटाइन साम्राज्य का पतन हुआ, ठीक है, तो वहां पर भी शासन बदल रहा था। उधर कुछ और पश्चिम में इस्लाम एक सांझी सभ्यता का निर्माण कर रहा था। और पश्चिम कहने का मतलब ईरान में जो सासानी साम्राज्य का निर्माण हुआ था वहां पर। अब देखिएगा सारी जगह पर सोच और विचार की प्रवृत्तियां बदल रही है। यूरोप के पश्चिमी क्षेत्र पर कुछ और बदल रहे हैं, ठीक है, और इस्लाम में जो एक नई सांझी संस्कृतियां का निर्माण हो रहा है वहां पर अलग हो रहा है, और बाइजेंटाइन साम्राज्य का अलग विचार बदल रहा है। इटली एक कमजोर देश था और अनेक टुकड़ों में बटा हुआ था, परंतु इन्हीं परिवर्तनों ने इस जितना बटा हुआ देश था उनको उतना ही संघर्ष ने एक नए रास्ते पर जीना सिखा दिया। और देखिए कैसे सिखलाएगा, कहता इन्हीं परिवर्तनों ने इटालवी संस्कृति के पुनरुत्थान में सहायता प्रदान किया। बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच व्यापार बढ़ने से इटालवी यानी इटली के तटवर्ती बंदरगाह फिर से शुरू हो गए। उस बंदरगाह पर व्यापार बड़ा जोर शोर से चलने लगा। अब उस बंदरगाह की रौनक बढ़ गई। 12वीं शताब्दी से जब मंगोलों ने चीन के साथ रेशम मार्ग आरंभ किया, जब चीन के साथ रेशम मार्ग आरंभ किया, आपने जो पिछले चैप्टर में पढ़ा कि मंगोल किस प्रकार इस चीनी रेशम मार्ग पर कंट्रोल करता था। जब तक उसको टैक्स मिलता था और जब तक वह टैक्स लेता था तब तक किसी को डिस्टरबेंस नहीं करता था। इस रेशम मार्ग से भारत भी जुड़ा हुआ था। ठीक है, भारत भी जुड़ा हुआ था। इसका मतलब है कि हमारा भारतीय उपमहाद्वीप का कनेक्शन इस वक्त रेशम मार्ग से होते हुए पूरे यूरोप, मध्य एशिया से होते हुए यूरोप तक फैला हुआ था। फिर आगे देखिए, कहता है इसमें इटली के नगरों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब वे एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में, ठीक है, वो साम्राज्य के रूप में ही नहीं देखते थे बल्कि स्वतंत्र नगर राज्यों का समूह मानते थे। स्वतंत्र विचार पर आने लगे। नगरों में प्रमुख था फ्लोरेंस और वेनिस। ये दोनों गणराज्य थे, मतलब यहाँ राजतंत्र नहीं था, यहाँ राजा का शासन नहीं चलता था। और कई अन्य दरबारी नगर थे जिनका शासन राजकुमार चलाते थे। तो मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि इटली के कौन ऐसे 2 नगर हैं जहां पर गणराज्य से शासन चलता था या गणराज्य कायम था? तो याद रखेंगे फ्लोरेंस और वेनिस। मैप में देखिए इटली के राज्य, स्विट्जरलैंड संघ है, वो स्विस संघ है। इटली में स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा है और इटली के राज्य में देखिए रोम है। एक तरफ एड्रियाटिक सागर है और एक तरफ टेरेनियन सी है, ठीक है। और इसी में देखिए यहाँ भूमध्य सागर है जो सिसिली के एकदम, सिसिली बिल्कुल भूमध्य सागर में ही स्थित है। फ्लोरेंस आपने देखा, बेबीलोनिया देखा, बोलिनिया, मतुआ, वेनिस, पादुआ, ये सभी थे। ठीक है, तो फ्लोरेंस और वेनिस, देखिए फ्लोरेंस है और वेनिस ऊपर है,
यही 2 राज्य थे जहां गणराज्य कायम था। इनमें सर्वाधिक जीवंत शहरों में सबसे पहला जो स्थान था वह वेनिस था और दूसरा था जिनेवा था। वेनिस के बाद जिनेवा आता है। वे यूरोप के अन्य क्षेत्रों से इस दृष्टि में अलग था कि यहाँ पर धर्माधिकारी यानी पोप और सामंत वर्ग के लोग राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली नहीं थे। अगर शक्तिशाली होता तो यहाँ गणराज्य कायम नहीं होता। तो नगर के जो धनी व्यापारी थे और महाजन, ये सभी नगर के शासन में सक्रिय रूप से भाग लेते थे, जिससे नागरिकता की भावना पनपने लगी। ठीक है, अब यहाँ नागरिकता की भावना पनपने लगी। कैसे पनपती है? तो ये व्यापारी और महाजन नगर में अपनी मीटिंग बुलाते हैं, बैठक करते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर फैसला लेते हैं, किस प्रकार शासन चलाने हैं, किस प्रकार व्यापार की गतिविधियां संपन्न करनी है, ये सब। अब धीरे धीरे यही तत्व एक नागरिकता का भावना ले लेता है। यहाँ तक कि जब इन नगरों का शासन सैनिक तानाशाहों के हाथ में रहा, तब भी इन नगरों के निवासी अपने को यहाँ का नागरिक कहने में गर्व का अनुभव करते थे। नगर राज्य देख लिए। कार्डिनल गैस्पारो कोंतारिनी अपने ग्रंथ दी कॉमनवेल्थ एंड एस गवर्नमेंट ऑफ वेनिस में अपने नगर राज्य की लोकतांत्रिक सरकारों के बारे में लिखा है, हमारे वेनिस के संयुक्त मंडल की संस्था के बारे में जानने पर आपको जानकारी होगा, आपको मालूम होगा कि नगर का संपूर्ण प्राधिकार एक ऐसी परिषद के हाथों में है जिसमें 25 वर्ष से अधिक आयु वाले, वो बिल्कुल अमीर वर्ग के लोग रहते थे, सभी पुरुषों को सदस्यता मिल जाती है। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा नियम क्यों बनाया कि सामान्य जनता को नागरिक वर्ग में, जिनके हाथ में संयुक्त मंडल के शासन की बागडोर है, शामिल क्यों नहीं किया जाए। क्योंकि उन नगरों में अनेक प्रकार की गड़बड़ियां और जन विद्रोह होते रहते हैं, जहां की सरकार पर जन सामान्य का प्रभाव रहता है। कुछ लोगों के इस विचार इससे अलग थे और उनका कहना था कि यदि संयुक्त मंडल का शासन संचालन अधिक कुशलता से करना है तो योग्यता और संपन्नता को आधार बनाना चाहिए। दूसरी ओर सच्चरित्र नागरिक जिनका लालन और पालन उदार है, ठीक है, तो उसको भागीदारी देना चाहिए। इसलिए वे प्रायः निर्धन हो जाते हैं और इसीलिए हमारे बुद्धिमान और विवेकवान पूर्वजों ने यह विचार रखा कि इस सार्वजनिक नियम को बदलकर धन संपन्नता को आधार न बनाकर कुलीन वंशीय लोगों को प्राथमिकता दी जाए। यहाँ पर ये वंशवाद कर दिए, ठीक है। तथापि इस शर्त के साथ कि केवल उच्च जाति वर्ग के लोग या उच्च जातीय वंश के लोग ही सत्ता में न रहे, क्योंकि ऐसा करने से चंद लोगों के हाथों में शक्ति काफ़ी बढ़ जाएगी, न कि संयुक्त मंडल की होगी। गरीब लोगों को छोड़कर सभी नागरिकों का प्रतिनिधित्व क्या होगा, सत्ता में होना चाहिए। चाहे वे अमीर वर्ण का हो, चाहे वे लोग हों जो अपने विशिष्ट गुण के कारण उदार विचार रखते हों, इन सभी को सरकार चलाने का अधिकार मिलना चाहिए। यानी एक तरफ इन्होंने वंशवाद को तोड़ने का काम किया